नमस्कार। अभी हम हैं दिल्ली से पास में बिल्कुल प्यारा बसा छोटा सा कस्बा है इंदिरापुरम। और मतलब इतना सुंदर है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि 38 मंजिल बिल्डिंग आपको दिखेगी, साया कॉम्प्लेक्स नाम से है। और यहाँ पर हम आज अच्छी बात करेंगे कुछ, और बेसिकली हम पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। हमारे सामने है यूपी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे राजेश यादव जी, जो मंत्री रहे हैं दो बार। और वर्तमान समय में जो एक ट्रस्टी हैं, ये ऐसे ट्रस्ट के, लोहिया ट्रस्ट के, जिसमें 5 ताकतवर समाजवादी लोग हैं अखिलेश यादव जी के साथ, उसमें मुख्य ट्रस्टी राजेश यादव जी हैं। और साथ साथ जो एशिया लेवल का, एशिया में शांति स्थापित करने के लिए जो एक कमेटी गठित हुई है, वो उसके भी जो है चेयरमैन हैं। और इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि भैया ये जो बांग्लादेश में कत्लेआम की बात आ रही थी, पाकिस्तान में भी ये क्यों एक दूसरे पे करते रहते। वास्तविकता क्या है, समाजवादी लोग बीच की बात करते हैं भैया। न तो कोई हिंदू राष्ट्र बना पाएगा और न कोई इस्लामिक राष्ट्र बना पाएगा भारत को या भारत के सराउंडिंग। तो ये नेहरू जी से शुरुआत हुई, लेकिन मुख्य रूप से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पास इसका जो है अभी जिम्मेवारी है। और ज़्यादा मैं अब इसको लंबा नहीं खींचूंगा, सर से ही पूछूंगा। सर कुछ बताइए अपने बारे में। मैं राजेश यादव जी। समाजवादी पार्टी क्या कहिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हर रूप में काम किया। चाहे जब चौधरी चरण सिंह के साथ वो काम करते थे तब भी हम उनके साथ थे, और बचपन से उनके साथ रहा। उनकी नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज कल आपका जो है कुछ तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा है, जम्मू कश्मीर में गए, पुलवामा गए, वहीं पर कैसा एक देखे थे आप, अटैक की बात आई, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की कुछ लोगों ने। लेकिन आपका जो वीडियो वायरल हुआ वो मतलब कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको लेकर के आप लोग शांति स्थापना में लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जम्मू कश्मीर अब तो अलग थलग हो गया है। मैं श्रीनगर की विशेषकर बात करता हूँ। जो जम्मू कश्मीर और एक आपका एक और उस पर राज्य जुड़ा हुआ था, प्लेस जुड़ा हुआ था, जिसको भी अलग कर दिया गया है, लद्दाख। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीनगर के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके शहर में, उत्तर प्रदेश के हर गांव में, नॉर्थ इंडिया के हर गांव में ज़्यादातर कालीन बेचना उनका काम रहा है जी। और अपने बहुत सीधे होते हैं कश्मीरी जी। तो कश्मीरी की शिकायत को लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ वहाँ के युवकों ने पैसा लेके हमारे पड़ोसी के द्वारा आतंकवाद की रास्ते में भी आ गए, और भोले भाले उन लड़कों को लोभ लालच देकर आतंकवाद की रास्ते पे चला दिया। और अब क्या होगा? 370 हट चुका है। मैं बधाई देता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को जी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ से आतंकवाद कम करने के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने सब किया है। मैं तो घोर आतंकवाद में भी उनकी लाल मस्जिद पर जाकर मैंने संबोधित किया था पत्रकारों को, जबकि लाल मस्जिद में बहुत कम लोगों ने वहाँ पर जो है लोगों को संबोधित किया, हिम्मत करते थे। आप गए हैं, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। जब पूरा आतंकवाद चल रहा था जी, तब मैं लाल मस्जिद पे गया हूँ। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश के नौजवान जो कि बहुत पूरी तरीके से परेशान है, तो उनको जो रास्ता मिल देता है और शॉर्टकट रास्ता तुरंत चलने लगते हैं। उनमें एक आतंकवाद है, एक स्थानीय आतंकवाद है, चाहे असम देख लीजिए जी, चाहे और आप देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं हैं, वहाँ भी इस तरीके के आतंकवाद है। और तो और आपके बगल में आपका बहुत प्यारा देश नेपाल है। कितने अच्छे रिश्ते थे हम लोगों के, आज भी हैं, और वहाँ पर रोटी और बेटी का रिश्ता है जी। लेकिन वो भी किसी तरीके से आतंकवाद की चपेट में आ गया। यही हाल बांग्लादेश का है।
और यही हाल पाकिस्तान का है। आपको तो चेयरमैन बनाया गया है, एशिया में एक कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी का कुछ खास नाम भी है क्या? सार्क कंट्री है, साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सार्क का। सार्क तो कि कंट्री- बहुत मजबूत रहा है। सार्क कंट्रीज का मैं हमको चेयरमैन बनाया गया है। शांति स्थापना में तो सार्क में आप देख रहे हैं, सार्क एक तरीके से हमारी कमेटी है, भरत गांधी जी है उसमें, डीपी यादव जी हैं उसमें, जी तमाम एमपी एमएलए हैं। जी, राज्यसभा सांसद हैं भरत गांधी। नहीं, भरत गांधी राज्यसभा नहीं है, एक बड़े नेता है आसाम के। अच्छा अच्छा तो वो आसाम के हैं। डीपी यादव को आप जानते हैं, जी, आपके जी। पड़ोसी हैं। जी। ऐसे तमाम लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। और इन लोगों ने हमको एक काठमांडू में मीटिंग हुई थी। जी काठमांडू में 130 देशों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, और उसको पास किया। जी। और वही हम इस कमेटी के चेयरमैन बने। अच्छा। मेरा मतलब है कि आज दो बल्कि 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं। एक आप देख रहे हैं रशिया का, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के साथ, और दूसरा इजराइल का। तो आप ये देखिए कि ये विश्व युद्ध में कुछ बचेगा क्या? भारत को भी लग रहा था, कह रहे थे कि कुछ नहीं, षड्यंत्र है। भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध करने की कोशिश की गई। बांग्लादेश भी शामिल था उसमें। लेकिन किन्हीं कारणों बस अपनी अच्छी आदतों के कारण भारत हमेशा बच जाता है। नहीं तो भी तीसरा विश्व युद्ध भी यहाँ जरूर हो जाता। मेरा कहने का मतलब, हम विश्व युद्ध पे बहुत आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। आदरणीय भरत गांधी जी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का एक ही बात कहना है कि विश्व युद्ध से पूरी की एक एटम बम हिरोशिमा में गिर गया था, बर्बाद हो गया, आज तक उसके जीन्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो मैं माननीय अखिलेश यादव की ओर से मैं पूरे विश्व को ये बात कहना चाहूँगा, आदरणीय भरत गांधी की ओर से, कि ये जो आप विश्व युद्ध के रास्ते में चल रहे हैं, अभी हम जा नहीं पाए। गुवाहाटी में हमारा बड़ा सम्मेलन हुआ, दिल्ली में हो चुका, उसमें मैं था, और ये आपके काठमांडू में हुआ। तो मुझे वीज़ा भी मिल गया था बांग्लादेश पाकिस्तान का। लेकिन इसी बीच में ये युद्ध शुरू हो गया और बांग्लादेश और पाकिस्तान डिस्टर्ब हो गया, तो वीज़ा हमें विड्रा करना पड़ा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा देशवासियों से कि अपने देश को, अपनी दुनिया को, अपनी धरती को बचाने के लिए आप आगे आएँ। अगर आप जरा सा चूक गए, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे नहीं पहुँचे, तो ये दुनिया एक झटके में, अब पहले तो 2 बम गिरे थे नागासाकी और हिरोशिमा में, आज तो लाखों बम बन चुके हैं। अगर वो गिर गए तो यहाँ पानी ही पानी होगा, मानव जात की पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन बात तो यहाँ ये भी है ना है कि भारत में भी उग्र हिंदुत्व बढ़ता जा रहा है। कल की घटना है, दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड के जितने भी थे साइन बोर्ड, उन पे काली पेंट कर दिया गया, और साथ साथ उस शिवाजी का पोस्टर लगा के जय श्री राम का नारा लगाया गया। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? मैंने आपसे कहा, जहाँ अतिवाद है, जहाँ नॉन सेकुलरिज्म है, सेकुलर नहीं है व्यक्ति जी, वो बहुत जल्दी ही देश को बर्बाद कर देगा। मैं ऐसे लोगों को बहुत प्यार से चेतावनी देता हूँ कि अगर भारत माता की रक्षा करने आए तो अपने इन सपूतों को सिखाएं कि भारत माता सबकी है। एक डाली पे हम सब बैठे हुए हैं। ये जो हम साउथ एशिया के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की सख्त सूरत मिलती है, ज़्यादा लोग नमस्ते ही करते हैं, सलाम करते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इस तरीके की कोई भी अफवाह, कोई भी कृत्य आपको बड़े युद्ध की ओर ढकेल देगा। और युद्ध क्यों होते हैं आपको पता है? युद्ध इसलिए होते हैं कि 2 महाशक्तियों के हथियार आराम से उनको बेचने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा या इंडिया युद्ध लड़ेगा, तो रसिया और अमेरिका 2 बड़े सौदागर हैं। वो तो ठीक है कि आप समझदार हैं, हमारा देश समझदार है, युद्ध से बच जाता है।
लेकिन ये जो इंटरनल रूप से आप देखें, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यूपी और बिहार के लोग मारे गए, और वहाँ पर प्रयागराज में मारे गए, सरकार लाशें छुपाती है। आपकी बात को मैं सहमत करते हुए, ये प्रयागराज में थोड़ी बहुत लाशें नहीं छुपाई गई। बताया गया 21 मर गए, लेकिन वहाँ अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों को लेने वाला कोई नहीं है। दर्जनों लोग जो जिंदा थे उनको गंगा जी में, संगम में फेंक दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली का हाल है। किस तरीके से ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई थी। उनको यही नहीं पता था कि प्लेटफार्म नंबर फला पे जाए, प्लेटफार्म नंबर इस पे जाए। आपको तो वो हिंदू विरोधी बताते हैं, समाजवादी पार्टी को कहते हैं भाई ये तो हिंदू विरोधी हैं, कार सेवाओं को गोली चलाएं। ये क्या बोलेंगे, ये तो चाहते ही नहीं है हिंदू धर्म फले फूले प्रयागराज में। अगर हिंदू विरोधी होते तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बढ़ती। कुंभ मेला भी तो आप लोग कराए थे। मैंने भी कुंभ मेला का बढ़ाया और इस तरीके की कोई भगदड़ नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि हम किसी जातिगत के विरोधी हैं। आप जरा देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा कुर्मी सांसद जीते हैं, हिंदू सांसद जीते। हमने टिकट भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं को दिए। अखिलेश यादव जी बोले भी तो, बांग्लादेश में जो हुआ कुछ हिंदुओं के साथ, उस पर खुल के बोले। अब वो क्या करें, अब क्या मुसलमानों को गोली चलवाएं क्या वो? मैं अखिलेश जी की बात से अपने आप को सहमत करता हूँ। अखिलेश जी मन के बहुत अच्छे और दो टूक बात करते हैं जी। उन्होंने कहा कि गोली अगर चलेगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो गोली चलानी पड़ती है। और उसमें कई लोग बेचारे नहीं इच्छा रखते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन देश का संविधान की रक्षा करने के लिए बड़े बलिदान करने पड़ते हैं। एक बात बताइए, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, अखिलेश जी जितना जोर शोर से बोले, मोदी जी तो बोले ही नहीं। जबकि उनको बोलना चाहिए। हिंदुत्व की बात नहीं आती है, देश के लिए तो बोलना चाहिए। हम तो देश के लिए, अगर लंदन में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि लंदन का प्रधानमंत्री उत्तर भारतीय रहा है, इंडिया का रहा है। अच्छा। अभी अभी हटा है। और लंदन जैसे देश जिसने पूरे दुनिया में राज किया, वहाँ का ब्रिटेन, इंग्लैंड। मैं लंदन और ब्रिटेन एक ही बात है। अच्छा, नहीं वो लंदन तो वो उसका कैपिटल हो गया। हाँ, तो यूके जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसके सुनक जी प्रधानमंत्री हुए। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जिन अंग्रेजों ने हिंदुओं को या पश्चिम एशिया या हिंदू मुस्लिम को कब्जा करना चाहा, अब वहाँ पर लंदन का मेयर मुस्लिम रह चुका है और वहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। हो सकता आपने देखा अमेरिका की राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन रह चुकी है। तो अब ये कोई नहीं कह सकता है कि ये हमारा देश है, वो उनका देश है। जब अमेरिका की राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट इंडियन, लंदन का प्रधानमंत्री इंडियन, तमाम ऐसी पोस्टें जो इंडियंस हैं के पास में है, और इन्हीं लोगों ने बड़ा अत्याचार किया हिंदुस्तान पर। तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं देते थे, हम लोगों को छुआछूत से लेके सब चीज़ों का आदी बना दिया है। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से एक ही अर्ज करता हूँ कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में बैठा हूँ इस समय, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जाति धर्म को छोड़कर सेकुलर पार्टियों को तरफ देखना शुरू किया है। आपने तो पटक भी दिया, आप तो 240 पे ले आए, उनकी इतना नुकसान कर दिया। वो 303 थे, 240 पर आ गए, 73 सीटों का नुकसान कर दिया। तब भी वो जबरदस्ती या सरकार बना, रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, बिहार के मुख्यमंत्री जी जाने के लिए राजी हो चुके हैं। कब चले जाएंगे? और यही आप देखिए आंध्रा के मुख्यमंत्री का हाल है। और इन दोनों के हटते ही ये सिर्फ 240 पे रह जाएंगे। और उसके बाद इस विधानसभा चुनाव के बाद हम इनसे भी संघर्ष करेंगे और एक संयुक्त गठबंधन की सरकार हम बहुत शीघ्र बना लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव देख रहे हैं आप लोग। नीतीश जी की पार्टी के लोग टूट के आने को तैयार हैं, शरद यादव, और कह रहे हैं कि जो उनके शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके पास भी 8 सांसद हैं, उनको वो तोड़ने के लिए तैयार। इसमें क्या सच्चाई है?
तोड़ने को क्या, वो तो हमारे गठबंधन के है। नहीं, कह रहे हैं सारे सांसदों को मिला लेंगे, बीजेपी में मर्ज कर लेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं, लेकिन बात समस्या है कि वो आ कहाँ रहे हैं। खबर जो चल रही है नेशनल मीडिया पे, क्या लग रहा है ये, मतलब कि इसमें कुछ सच्चाई है? नेशनल मीडिया पे ये भी खबर लग रही है कि 240 सांसदों वाली भाजपा बहुत जल्दी इस चुनाव के बाद जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है कहीं डगमगा न जाए। तो आप देख रहे हैं किसी भी दिन आपको 2-4 दिन में बड़ी खबर मिल सकती है। नीतीश कुमार जी गुड न्यूज देंगे आपको? नहीं, मैं उन सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और हमारे महाराष्ट्र के बहुत से नेता हैं जो कि किसी भी क्षण भाजपा के दामन को छोड़ सकते हैं। ये जो दिल्ली में हार हुई, क्या लग रहा है आप लोगों में एकता नहीं है? ये बात से मैं सहमत हूँ। आप बड़ी अच्छी बात कहें। अगर कांग्रेस मिली होती हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री से तो दिल्ली में इस समय सरकार उन्हीं की होती। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। आप देखिए आंकड़ा, किसी ने 5000 वोट पाए, किसी ने 600 से भी हार हुई है। और हार जीत का अंतर 20-25 सीटों पर केवल 2-2.5 हजार का है। अगर ये वोट कांग्रेस को ये मना लेते तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर सरकार फिर हमारे केजरीवाल जी की बनती। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपके साथ भी करे उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप भी तो कमजोर हो जाएंगे 2027 में। नहीं, देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव एक तो इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। मैं भी इंजीनियर हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग कतई कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। हम जितनी भी पार्टियां हैं सबको समायोजित करेंगे और समायोजित करके हम बड़ी पार्टी को हराएंगे। कांग्रेस को साथ रखेंगे? 100% रखेंगे। अगर उन्होंने सीट ज्यादा मांगा तब क्या कीजिएगा? हमने तो सीट अभी भी दी थी। जो उपचुनाव थे, अखिलेश जी ने सीट दी थी, तो उन्होंने अपने से कहा कि अब आप इन सीटों पे लड़ जाओ, हम पूरी इंडिया में चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब देख रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो। कांग्रेस ने गलती की केजरीवाल के साथ जो की, मगर अखिलेश यादव अपने तरफ से कोई भी गलती उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे और ज़्यादा चांस है कि गठबंधन होगा। एक बात आपको और बता दूं, हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं वो, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अखिलेश जी के चाचा जी। ये वो व्यक्ति है, वो ऐसे इंसान हैं, मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ कि वो कोई भी सरकार गिरा सकते हैं और बहुत जल्दी अपनी सरकार बना सकते हैं। एक बात कह रहे थे कि जो है समाजवादी पार्टी को जो है बाबा तोड़ना चाहते हैं। ये क्या बुलडोजर है कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी हम उनके बुलडोजर से? समाजवादी पार्टी कभी नहीं टूटेगी। और अब अखिलेश जी को अपने चाचा का साथ मिल गया है और चाचा वो महाभारत के कृष्ण है जो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना के माने। तो ये जो इसका उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए, एक तो मैनपुरी का हुआ और एक पूरब में हुआ जी। कैसे दोनों पे जीत गए? वो तो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने ही लड़ाए थे और दोनों के दोनों जीत गए। एक अयोध्या में जीती है बीजेपी? नहीं जीती, अयोध्या में लोकसभा तो समाजवादी पार्टी जीती। नहीं, विधानसभा उपचुनाव, विधानसभा अभी जो हुआ था उसमें किस तरीके से बर्बरता दिखाई गई एक पार्टी, सत्ता पार्टी द्वारा, और मात्र 5-6 हजार वोटों से वो आ रही है। मात्र 5-6 हजार। इसका जबकि आपको पता है कि डीएम और एसपी और वहाँ के अन्य प्रशासन के लोग पूरी तरीके से जिताने में लगे हुए। तो यही कारण है कि योगी बाबा, अखिलेश यादव और जो है शिवपाल जी में कुछ न कुछ चाहते हैं कि कुछ हो जाए ऐसा, और एक पक्षी बात करते रहते हैं। ऐसा कुछ है क्या? ये देखिए, वो लोग नीति करने वाले थे। कल आपने विधानसभा में देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री जी माननीय शिवपाल सिंह की चमचागिरी कर रहे थे। मुझे मालूम है कि आप तो डरते ही नहीं है, आक्रामक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं,
इसमें डरने की बात क्या है? हाँ। वो मित्रता दिखा रहे थे। हाँ। हाँ, मित्रता के पीछे कूटनीतिक बात को मैं समझ रहा था। जो योगी बाबा के खिलाफ बोलता है उनके लिए ये बुलडोजर चल पड़ता है, पता है ना आपको? मैं हम्म। एक तो बात आप समझ लीजिए, मैंने राजनीति में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं योगी बाबा को माननीय मुख्यमंत्री जी कहता हूँ। और आपको पता है, गोरखपुर में उन्होंने कई बार भाजपा से यादवों को एमएलए बनाया है। और आपको याद होगा कि वो पार्लियामेंट पे फूट फूट कर रोए भी थे, और जब वो रोए थे तो उनको मनाने के लिए शिवपाल सिंह पहुंचे। आज भी तो खुद उनकी गद्दी सुरक्षित नहीं है, वो क्यों इतना आक्रामक होकर व्यवहार करते हैं? नहीं, उनके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। अच्छा, आपने देखा नहीं लोकसभा का चुनाव, जो ठाकुर बाहुल क्षेत्र थे वहाँ सब सपा जीत गई है। जो कुर्मी बाहुल क्षेत्र थे वहाँ लोग कहते थे कि कुर्मी की जात की यहाँ की पटेल भी है, आनंदी बेन पटेल, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुर्मी खुद नाराज हो गया, इसलिए जो टोटल 8-9 लोग लड़ाए थे, एक को छोड़कर सब सांसद कुर्मी है। हमारे जिले हरदोई के एसपी सिंह जी आपके राजा भैया के क्षेत्र से चुनाव लड़े और वो जीत गए, और अच्छे वोटों से जीते। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी बहुत ही सातिराना तरीके से जातिगत समीकरण, ठाकुर समाज को भी अपने साइड करने में लगी हुई है। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ नहीं बीजेपी से कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है ऐसा जातिगत चक्रव्यूह रच रही है कि जो है सत्ता में आने से शायद ही कोई रोक पाए। और ऐसे में बाबा जी को खुद सोचना चाहिए कि इस समय उनकी जो आक्रामकता है, क्या लग रहा है, जो इनकाउंटर हुए हैं इनको कुछ दिक्कत भी हो सकता है इसका जो है चुनाव में या चुनाव के बाद? देखिए, इनकाउंटर तो जितने हुए वो बहुत गलत हुए जी, क्योंकि इनकाउंटर पर प्रश्न लगा दिया यहाँ की सब पार्टियों ने। इनकाउंटर करते समय अब धोखे से हुए, किससे हुए? ब्राह्मण के हुए, यादव के हुए, मुस्लिम के हुए। मुसलमानों के साथ ज्यादा ही कुछ हुआ? नहीं, मुस्लिम और यादव सबके साथ हुआ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी जाति विशेष को टारगेट ना बनाएं। और मुझे लगता है कि उसमें भी बाबा की नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी और केंद्र की सरकार की ज़्यादा उस पर। ऐसा तो नहीं है कि बाबा की चलती ही नहीं है, उनको यूज किया जा रहा है? ये तो आपको पता नहीं है, बाबा जी की बिल्कुल नहीं चलती है। ऊपर से कठपुतली। अभी तो चीफ सेक्रेटरी बदला है, अभी इन्होंने लखनऊ का पुलिस कमिश्नर बदल पाया है, जबकि अब तक जो पुलिस कमिश्नर थे वो पूरे बाबा के विरोधी थे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हम इस इंटरव्यू को अब यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तय हो गया कि अगर बीजेपी को कोई सत्ता से हटा सकता है इस देश में तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनका जो नेतृत्व है बड़े ही समझदार लोग, राजेश यादव जी, शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी जैसे युवा नेतृत्व के हाथ में है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस समाज से मुख्यमंत्री है उस समाज को भी अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी की सिर्फ एक गलती और उत्तर प्रदेश में समाजवादी का परचम लहराना तय है, और हो सकता है कि अगला जो है प्राइम मिनिस्टर का भी दावेदार कहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सबसे बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी उभरती है क्षेत्रीय दलों में कांग्रेस के बाद और नहीं होता है कुछ, तो क्या लग रहा है सर? आपने मेरी मन की बात बोल दी। पहले तो मुख्यमंत्री पद पे कब्जा, उसके बाद अखिलेश जी को हम लोग प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी से भी बात हो गई है, हमारी जो महाराष्ट्र के बड़े नेताओं से बात हो गई है। वो सब चाहते हैं कि अब देश की बागडोर मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। ये बात मैं जानना चाहता था और आपने सुन लिया दोस्तों कि जो है नीतीश कुमार को परेशानी हो रही है बिहार में, कभी भी उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, तो उससे पहले वो भाग सकते हैं। और ऐसा कभी भी हो सकता है कि माननीय अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपको दिख सकते हैं। परिस्थितियां इस समय देश की बड़ी विकट है। 240 वाली सरकार चल कैसे रही है इतने दबंगई के साथ, यही एक आश्चर्य है। मिलेंगे फिर हम समाजवादी आंदोलन के किसी और पुरोधा से, तब तक के लिए धन्यवाद।